क्या हमारा माइंड हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है या हमारी बॉडी हमारे माइंड को कंट्रोल करती है? इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो में। तो लाइक बटन को क्लिक कर दो और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। डेनियल कैनहमन अपनी बुक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में बताता है कि हम दो तरह के कॉम्प्लीमेंट्री थॉट सिस्टम्स को यूज करते हैं। हमारा ब्रेन दो टाइप के कैरेक्टर्स से मिलकर बना है। एक जो तेज सोचता है जिसको हम सिस्टम 1 भी बोल सकते हैं, और दूसरा जो स्लो सोचता है और उसको हम सिस्टम 2 बोल सकते हैं। सिस्टम 1 पे हमारा कंट्रोल ना के बराबर होता है, ये ऑटोमेटिकली और क्विकली ऑपरेट करता है। लेकिन जो सिस्टम 2 है कॉम्प्लेक्स चीज़ों को प्रोसेस करता है। सिस्टम 2 के जो ऑपरेशंस हैं वो एसोसिएटेड है सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, चॉइस और कंसंट्रेशन के साथ। यही दो सिस्टम कॉन्स्टेंटली फाइट करते रहते हैं हमारे बिहेवियर और एक्शंस को कंट्रोल करने के लिए, और इसी से फिर मेमोरी में बहुत सारे एरर्स होते हैं जजमेंट्स और डिसीजंस को लेकर। और हम उसके बारे में क्या कर सकते हैं? हमारी एक टेंडेंसी है कि हम बाइनरीज में सोचते हैं, और इसके लिए काफ़ी हद तक ये सिस्टम 1 भी रिस्पॉन्सिबल है। बाइनरीज में सोचने के एग्जांपल है जैसे कोई चीज़ गुड है या बैड है, मेल है या फीमेल है, एंजल या डीमन, सिविलाइज्ड अनसिविलाइज्ड। ऑल्दो धीरे धीरे अब हम ब्लैक और वाइट के बीच के जो भी सारे शेड्स हैं उसको रिकग्नाइज करने लगे हैं, और ये तभी पॉसिबल है जब हम सिस्टम 2 को ज़्यादा यूज़ करें। फिलॉसफी में भी ये बाइनरी एग्जिस्ट करता है फिजिकल और नॉन फिजिकल के टर्म में। यहाँ फिजिकल जो है वो बॉडी है, मैटर है, और जो नॉन फिजिकल है वो माइंड है, कॉन्शियसनेस है, या सोल कह सकते हैं। वो सारी चीज़ें जो हम देख नहीं सकते हैं, जिसमें मैटर की प्रॉपर्टीज नहीं है। रेने डेकार्ट अपने फिलॉसफी ऑफ माइंड में बताता है कि मेंटल और फिजिकल, या फिर माइंड और बॉडी, या फिर माइंड और ब्रेन, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। मेंटल और फिजिकल दोनों चीज़ें रियल हैं, और कोई एक चीज़ दूसरे चीज़ में कन्वर्ट नहीं हो जाती है, और इसी को उसने डुअलिज्म कहा है। हम इस चीज़ पे एग्री कर सकते हैं। ह्यूमंस में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और मेंटल प्रॉपर्टीज़ दोनों। हम में वो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो फिजिकल साइंस में एट्रीब्यूट की गई हैं, जैसे कि साइज, वेट, शेप, कलर, या फिर मोशन, स्पेस और टाइम के रेफरेंस में। बट हम में मेंटल प्रॉपर्टीज़ भी हैं जो हम फिजिकल चीज़ों पे एट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ये प्रॉपर्टीज़ इंक्लूड करती है कॉन्शियसनेस को और इंटेंशनैलिटी को। कॉन्शियसनेस में हम परसेप्चुअल एक्सपीरियंस, इमोशनल एक्सपीरियंस जैसी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, और इंटेंशनैलिटी में बिलीफ, डिज़ायर, ऐसी चीज़ें। और ये सारी चीज़ें किसके अंदर हो रही होती है? एक सब्जेक्ट के अंदर, सेल्फ के अंदर। यही आइडिया कि फिजिकल एंटिटीज़ के अलावा भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, इसे हम मेटाफिजिक्स कहते हैं। मेटाफिजिक्स पे मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। वीडियो देखने के लिए आई बटन पे क्लिक करो। डेकार्ट कहता है कि जो बॉडी है वो एक मशीन है जिसके अपने लॉज हैं, लेकिन कभी कभी माइंड भी इंटरफेयर करता है। माइंड बॉडी को ऐसे इन्फ्लुएंस करता है जैसे कि हम कोई लीवर को खींच देते हैं मशीन को ऑपरेटिंग मोड में लाने के लिए, जिसके अपने लॉज और प्रिंसिपल्स हैं। फिर ये क्वेश्चन आता है कि फिर ये लीवर है कहाँ माइंड में? तो डेकार्ट के हिसाब से ब्रेन का एक पार्ट है पिनियल ग्लैंड, ये लीवर वहाँ पे एग्जिस्ट करता है जहाँ से माइंड बॉडी को कंट्रोल करता है। लेकिन इससे हमें ये नहीं पता चलता है कि कोई नॉन फिजिकल थिंग किसी फिजिकल थिंग को कैसे कंट्रोल करती है, क्या प्रिंसिपल्स है इसके, क्या लॉज है, ये कैसे ऑपरेट करता है, हमें नहीं पता अभी तक। और इसी क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर रहे हैं आज के फिलोसोफर्स, साइंटिस्ट्स, न्यूरोलॉजिस्ट्स और भी बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग। और सवाल ये उठता है कि क्या माइंड और बॉडी सही में अलग अलग चीज़ें हैं, या वो बेसिकली एक ही फिजिकल चीज़ है? जैसा कि फिजिकलिस्ट्स मानते हैं, क्या एक क्लास सब क्लास है दूसरे का? क्या सारे मेंटल स्टेट फिजिकल स्टेट है, या सारे फिजिकल स्टेट मेंटल स्टेट है, या मेंटल स्टेट और फिजिकल स्टेट एंटायरली डिफरेंट चीज़ है? क्या फिजिकल स्टेट मेंटल स्टेट को इन्फ्लुएंस करता है, या मेंटल स्टेट फिजिकल स्टेट को इन्फ्लुएंस करता है? अगर करता है तो कैसे करता है? मटीरियलिस्ट व्यू ये कहता है जो मेंटल स्टेट है वो बेसिकली फिजिकल स्टेट ही है। ये आर्ग्यूमेंट इस पे बेस्ड है कि जो नेचर ऑफ माइंड एंड कॉन्शियसनेस है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है हमारे मूड और बिहेवियर को। लेकिन सवाल फिर से वही आ जाता है कि कोई नॉन फिजिकल थिंग किसी फिजिकल थिंग को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है। इसीलिए हम इसे माइंड बॉडी प्रॉब्लम के नाम से जानते हैं, क्योंकि कॉन्शियसनेस और थॉट
किसी भी फिजिकल चीज से अलग है और अभी तक कोई कन्विंसिंग सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला है जो माइंड और बॉडी के रिलेशन को अच्छे से एक्सप्लेन करता हो। न्यूरोसाइंस की फील्ड में बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं और बहुत सारे प्रोग्रेस भी किए जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है BMI, ब्रेन मशीन इंटरफेरेंस। ये पता करने के लिए कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स कैसे इनऑर्गेनिक कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करते हैं। रिसर्चर्स ने ये पता लगाया है अपने बॉडी के किसी पार्ट को सोचने पर ही ब्रेन में बहुत सारे मोटर कंट्रोल न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर इन्हीं थॉट्स को मूवमेंट में ट्रांसलेट किया जाता है मशीन्स के थ्रू। अगर हम सोचे कि हमारा माइंड हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है, हम केमिकल लेवल पर देखें तो न्यूरो साइंटिस्ट्स ने मूड ऑल्टरिंग ड्रग्स बनाए हैं जो कि पर्सनैलिटी में मेजर चेंजेस ला सकते हैं सिर्फ ब्रेन की केमिस्ट्री के साथ थोड़ा सा इंटरफेयर करके। सो इस केस में बी योर सेल्फ का क्या मतलब है? ह्यूमन ब्रेन और माइंड के बीच का रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअल रेमिफिकेशन के लिए भी। न्यूरोसाइंस, फिजिक्स, बायोलॉजी, फिलॉसफी और इवन कॉस्मोलॉजी भी अब इस माइंड बॉडी प्रॉब्लम को लेके इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। जब हम देख रहे हैं कि ऐसे मूड ऑल्टरिंग ड्रग्स अवेलेबल है तो क्वेश्चन ये भी उठता है कि क्या फ्री विल जैसी कोई चीज़ है जहाँ पे किसी एटम तक के मिनट एक्शन को प्रिसाइजली मेजर किया जा सकता है? तो क्या यूनिवर्स के लार्ज एस्पेक्ट्स जो इन्हीं एटम्स से मिलकर बने हैं, क्या यही प्रिसिजन प्रिडिक्ट भी कर सकता है हमारे चॉइसेस को या हमारी पर्सनालिटी को और हमारे फ्यूचर को? क्या हम अज्यूम कर सकते हैं कि बायोलॉजी, कंडीशनिंग और प्रोबेबिलिस्टिक कैलकुलेशन हमारी एबिलिटी टू चूज को ख़त्म कर देती है? क्या हम वाकई में फ्री हैं? क्या बॉडी ही माइंड को कंट्रोल करता है? साइंस और न्यूरो साइंस तो इसी चीज़ को प्रूव करने के डायरेक्शन में प्रोग्रेस कर रहा है। माइंड बॉडी डुअलिटी को समझने के लिए हमें इस फैक्ट को एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि अभी तक हम अपने ब्रेन के बारे में सब कुछ नहीं जानते हैं। जैसे जैसे साइंटिस्ट ब्रेन के नए फंक्शंस और नए एरियाज को एक्सप्लोर कर रहे हैं और भी सोसाइटल कंसर्न्स खड़े हो चुके हैं। किसी पॉइंट पे एम्पैथी, जिसको हम माइंड का पार्ट मानते हैं, नॉन फिजिकल थिंग का पार्ट मानते हैं, एक मेटाफिजिकल एंटिटी मानते हैं, अगर वो ब्रेन के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लोकेट हो जाती है तो क्या साइंटिस्ट्स डायरेक्टली इंटरवीन कर सकते हैं उसे इन्हेंस करने के लिए? तो क्रिमिनल्स जिनका न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर अब नॉर्मल है, क्या सेम पनिशमेंट डिजर्व करते हैं दूसरों से? क्या कोई ऐसा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आ सकता है जो फ्री विल के कॉन्सेप्ट को ही ख़त्म कर दे? तो ये चीज़ रिलीजियस कम्युनिटीज़ को और जस्टिस सिस्टम को कैसे अफेक्ट करेगा? आई थिंक ये ज़रूरी है साइंटिस्ट, पॉलिसी मेकर्स या नॉर्मल पब्लिक के लिए कि वो सोचे कि ये नई डिस्कवरीज फिलोसॉफिकल और एथिकल कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। हमें सोचते रहना होगा क्योंकि आइडियाज़ जो होते हैं वो माइंड से ही ओरिजिनेट होते हैं और माइंड में आइडिया आए इसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी है। नंबर 1, फ्रीडम होने के लिए कि हम सोच सकें बिना किसी प्रैक्टिकल कंसर्न्स के बर्डन के। सेकंड, आइडियाज़ ओरिजिनेट होते हैं डायलॉग से, जब एक इंडिविजुअल को चैलेंज के बारे में पता चलता है और फिर वो नए पाथ्स रिकॉग्नाइज करता है उसे सॉल्व करने के लिए। ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए या गवर्नमेंट के लिए कि वो एक ऐसा स्पेस क्रिएट करे जहाँ पे चैलेंजेस को ओपनली बिना किसी डर के डिस्कस किया जाए, तभी नए सॉल्यूशंस आएंगे। तो जो डुअलिस्ट हैं वो तो सेंचुरीज से अपना दिमाग लगा रहे हैं कि माइंड और बॉडी कैसे काम करता है। उन्होंने तो बोल दिया ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। ये प्रॉब्लम चली आ रही है। फिलोसोफर्स भी इसके बारे में सोच रहे हैं, साइंटिस्ट भी इसके बारे में सोच रहे हैं। तुम भी सोचो, मैं भी सोचता हूँ, क्योंकि सोचने से ही नए सॉल्यूशंस आएंगे। इसके इम्पैक्ट्स के बारे में अभी हमने डिस्कस किया। तो ये था माइंड बॉडी प्रॉब्लम सिंपल टर्म्स में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो द मामोस्ते को, और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।